नमस्कार। कोरोना महामारी के बाद सारी दुनिया में और भारतवर्ष में कुछ लोग आर्थिक मंदी की संभावनाएं जता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें महामारी से लोगों के जीने मरने की कोई ख़ास फिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें अर्थनीति की बड़ी चिंता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आर्थिक मंदी कहाँ कहाँ अपना असर दिखाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारतवर्ष क्योंकि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, चाहे कोई भले ही कितने सच्चे झूठे दावे करे कि भारत ने सर्विस सेक्टर में ये किया है, भारत ने सॉफ्टवेयर में ये किया है, लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान किसानों का देश था, है और रहेगा। हमारी चिंताएं कई वजहों से हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि अगर अमेरिका और यूरोप के देशों में बड़ी तादाद में छंटनियाँ हुई तो उसका बहुत गहरा असर भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वो तमाम हिंदुस्तानी जो आज हिंदुस्तान को गालियाँ बकते हुए वहाँ अपनी खिदमत दे रहे हैं, वो सब के सब बड़ी संख्या में भारतवर्ष की तरफ लौटेंगे। इसके अलावा रहा सवाल भारत का, तो भारत में आर्थिक मंदी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है, यहाँ के लोगों के जो मूल्य हैं, वो उन्हें इस तरह की संकटपूर्ण स्थिति से उबरने की शक्ति हमेशा से प्रदान करते रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन का चक्कर ख़त्म होगा तो जो बड़ी तादाद में मज़दूर अपने अपने गाँवों को चले गए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बंद हैं वो तमाम खुलेंगी। ये बात सही है कि उन्हें इस दौर से गुज़रने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो उबर जाएंगे। रहा सवाल सरकारी मुलाजिमों का, तो उन पर तो कभी किसी मंदी का असर पड़ता ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो फिर जो रिश्वत है, जो ऊपर का नजराना है, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। किसानों के ऊपर भी इसका कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसानों को तो आज से नहीं शताब्दियों से ही संकट में रहने की आदत है। कुदरत से लेकर पशु पक्षी जानवर, सरकारी मुलाजिम, सब लोग उन्हें ठगते और लूटते आए हैं, लेकिन वो अपना रास्ता निकालना जानते हैं। उनके पास लंबा अनुभव है इस तरह की कष्टपूर्ण शक्तियों से पार पाने का। भारत में कुछ बिजनेसेस पे बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रीट फूड और जो रेस्टोरेंट हैं उनके बिज़नेस में काफ़ी कमी आएगी। लोगों की जो नई आदतें पैदा हो गई हैं, ख़ासतौर से हाइजीन को लेकर इस कोरोना वायरस के बाद, उसे लेकर इन क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें पेश आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो पर्यटन व्यवसाय है उसको भी बड़ा संकटपूर्ण समय देखना है। अभी जो इलाके ख़ास तौर से फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो इस संकटपूर्ण स्थिति में सर्वाइव करना चाहते हैं तो उन्हें डोमेस्टिक टूरिस्ट को इज़्ज़त देनी होगी, क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, एक पूरा जो सर्किल है दिल्ली आगरा राजस्थान को लेकर, उनकी जो पहली तवज्जो होती है वो विदेशी पर्यटकों को लेकर होती है। जो घरेलू सैलानी हैं उन्हें वो कोई ख़ास प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, उन्हें अगर अपना व्यापार करना है तो उन्हें अपने जो हमारे देसी घुमक्कड़ हैं उनकी भी इज़्ज़त देनी पड़ेगी, सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ मिट जाएंगे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में। क्योंकि अब जो विदेशी बाहर से आएगा वो हिंदुस्तानियों के रडार पर रहेगा। वो कहेंगे, सोचेंगे कि न जाने ये कौन सी बीमारी लेकर आ जाए। इसके अतिरिक्त हमें अपने लोगों को इज़्ज़त देना सीखनी होगी। अपने डॉक्टर्स, अपने साइंटिस्ट, अपने पैरामेडिकल्स, यहाँ तक कि अपने उद्योगपति, जो हमें हर जो आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं उससे उबारने में मदद करते हैं। अब जब ये सब ख़त्म होगा तो इसके बाद एक बहुत बड़ा स्कोप होगा कि जो कोरोना से बचने को पाए हैं, उसमें जो आज हमें परेशानियां पेश आ रही हैं मास्क को लेकर, सैनिटाइज़र्स को लेकर और दूसरी तमाम सुरक्षा ज़रूरतों को लेकर, तो उसके लिए उद्योगपति आगे आएंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। इसलिए हमें ये
एमएनसी, सिलिकॉन वैली और विदेशी कंपनियों में भारतीय सीईओ, ब्रिटेन में भारत का गृह मंत्री और कनाडा में वहाँ का फलाना मंत्री, इन सब से बचना होगा। हमारे अपने लोग हैं, हमें इन्हीं की इज़्ज़त करनी होगी, इन्हीं की हौसला अफजाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैसूर से पढ़ के कोई डॉक्टर अमेरिका चले गई और वहाँ के लोग उसका धन्यवाद कर रहे हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, आखिर उसने उनकी सेवा की है। लेकिन आप लोग क्यों पागल हुए जा रहे हैं? आपके लिए उसने क्या कर दिया? वो तो आपके पैसे से पढ़कर चली गई। वैसे शायद वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी थी। बहरहाल जो कुछ भी है, वो पैसा भी कहीं ना कहीं से हमारे पास से गया होगा। लेकिन हमें अपने लोगों को देखना है, अपने सफाई कर्मचारी को, अपने जो तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, हमें उन्हें देखना होगा। ये फ़िज़ूल के जो हीरो बनाने की हमारी कल्चर है, इस पे हमें लगाम लगानी होगी। इसके अलावा ये जो कोरोना के बाद की ये जो परिस्थितियाँ होंगी, उसमें हमारे सामने बहुत बड़े मौके होंगे। अगर हम हिंदुस्तान में ये फ़िज़ूल के लेबर लॉज़, कम्युनिस्टों की यूनियनबाजी, इन सब पर रोक लगा दें तो हम चीन को बहुत कड़ी टक्कर देंगे। ये बात सही है कि हमारे पास युवाओं की तादाद ज़्यादा है, युवाओं के अंदर काबिलियत ज़्यादा है, पढ़ाई का स्तर भी चीन से अच्छा है, लेकिन चीन जैसी कार्य संस्कृति नहीं है। चीन में लोग काम करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, शिद्दत के साथ काम करते हैं और एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। यहाँ तो हर आदमी को नाम चाहिए। नत्थू लाल गोलगप्पे वाला भी इसी बात को चाहता है कि पूरा शहर उसे जाने की नत्थू के बाप दादे भी बड़े बेहतरीन गोलगप्पे बनाते थे, अब नत्थू बनाता है। तो हिंदुस्तान में टीम वर्क नहीं है। और अगर आपको पूरे संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, चीन के खिलाफ खड़े होकर, उसका प्रतिद्वंद्वी बनकर, तो आपको अपनी कार्य संस्कृति बदलनी होगी। आप मौजूदा सोच के साथ चीन जैसे अनुशासन वाले राष्ट्र का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये जो मंदी का भूत है, ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि हम लोग हमेशा बचत में यकीन रखते हैं। ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान की संस्कृति काफ़ी हद तक तब्दील हुई है। जो लोग काम करते हैं एमएनसीज़ में या फिर बीपीओज़ में या दूसरे क्षेत्रों में, वो कमाते कम हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं। वो जितना कमाते हैं उतना ही उड़ाते हैं। और यही वजह है कि 1, 2 या 3 महीने की बेरोज़गारी भी ऐसे लोगों के हौसले को तोड़ कर रख देती है। जबकि हिंदुस्तान की रिवायत ये रही है कि हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा बचाते हैं। इसने हमेशा हमें बचाया है, आगे भी बचाएगी। और जहाँ तक सवाल है हमारे देश के नेताओं का और हमारे देश के दूसरे नेतृत्व करने वालों का, तो उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो देश को लेकर चलें विकास के पथ पर। विकास के रास्ते में रोड अटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ख़ास तौर से ये जो अर्बन नक्सली वाला गैंग है, ये जो कम्युनिस्टों का गैंग है, दलालों का है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं विकास की राह में बाधा खड़ी करने के लिए। कहीं कोई बांध बनता है, कहीं कोई इंडस्ट्री डाली जाती है, तो अचानक उन्हें वो तमाम जो लोग हैं उनके अधिकार याद आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहीं डेवलपमेंट होता है तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा तो होता ही है, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, उनके सामने जो रोज़मर्रा की चुनौतियाँ होती हैं उनसे जूझने के लिए उन्हें आर्थिक शक्ति भी मिलती है। और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं है। इन सब लोगों को जो रोकने का काम है वो सरकार का है, आम लोगों का नहीं है। तो वैश्विक मंदी आने वाली है और बहुत बड़े स्तर पर आएगी, लेकिन भारत इस चुनौती का बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करेगा। आने वाले वक्त में अब लड़ाई केवल 2 देशों के बीच होगी, भारत और चीन के बीच, कि वो किस तरीके से सारी दुनिया के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करें और उस सेवा का फ़ायदा भी लें। रहा सवाल ये कि जो लोग कह रहे हैं कि महाशक्तियों का समीकरण बदल जाएगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। अमेरिका महाशक्ति था और अभी बहुत सालों तक अमेरिका महाशक्ति रहेगा, रूस भी सैन्य शक्ति रहेगा। भारत और चीन बस व्यापार के क्षेत्र में ही आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं और इसी क्षेत्र में वो सारी दुनिया में अपनी धाक जमा सकते हैं।
इसलिए बेहतर होगा कि ये मंदी के दौर से बचने के लिए हम सब लोग कमर कसकर खड़े हो जाएं। लॉकडाउन चलेगा, हो सकता है महीने 2 महीने और चले, इसके बाद हमें काम करना होगा, काम की गति बढ़ा देनी पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो भारत का आदमी है वो हर परिस्थिति में आनंद उठाने की क्षमता रखता है। जब अमेरिका और यूरोप के लोग लॉकडाउन में मानसिक रूप से पागल से हुए जा रहे हैं, भारत का आदमी इस वक्त को भी अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उन्होंने हमें हमेशा बचा के रखा है और आइंदा भी बचा कर रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।